नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, इस्कॉन के डिवोटी और सर्वसाक्षी दास प्रभु जी इस्कॉन से हैं। इस्कॉन का नाम सुनते ही एक कल्पना होती है कि अंग्रेजों वाला संस्थान। तो हम इन सब प्रश्नों के उत्तर आज प्रभु जी से जानेंगे कि इस्कॉन क्या है और किस तरह काम करता है, और बहुत सारे हमारे और भी प्रश्न रहेंगे। आपकी जो जिज्ञासा हैं वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। प्रभु जी, मैं यहीं से शुरू करता हूं कि कहते हैं कि इस्कॉन मतलब अंग्रेजों वाला मंदिर। जो जैसे ही वृंदावन में जाते हैं तो यही कहते हैं कि अंग्रेजों के मंदिर में चलते हैं। तो ऐसा क्यों है कि सनातन का मतलब इतना बड़ा कहना चाहिए अपना एक वो है, और नाम कहलाता वो अंग्रेजों वाला मंदिर। ऐसा आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि जो है अंग्रेजों के नाम से जो है मंदिर जाने जाते एक्चुअल इसके पीछे दो रीज़न है, क्योंकि वहाँ उस मंदिर में अंग्रेज लोगों की अधिकता है, जो रहवासी भक्त हैं। तो एक तो इस कारण से अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं। दूसरा, ये जो इस्कॉन आंदोलन है, जो इस्कॉन संस्था है, वो अमेरिका से स्टार्ट हुई है। अमेरिका से इंपोर्ट होके फिर ये भारत में आई है, क्योंकि यहाँ हम भारतवासियों का अभी भी एक रुझान है गोरी चमड़ी के प्रति। हाँ हाँ हाँ, तो विदेश से कोई चीज आई है तो वो तो वो अच्छी अच्छी ही अच्छी ही होगी, होगी। अच्छी ही होगी। तो जब ये हमारा वैदिक ज्ञान विदेश जाके वापस विदेश से हमारे पास आया, जी। तो उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया, और फिर क्योंकि वहाँ अंग्रेज भक्तों की अधिकता है, इसीलिए उसे अंग्रेज मंदिर के तौर पर कहते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि आप लोगों का एक तो विदेश का मंदिर मतलब विदेश से संचालित होता है क्या? ऐसा है क्या? ना, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता के पास में चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है मायापुर, वो इसका हेडक्वार्टर है। इवन भारत से ये जो इसका संचालन है, पूरे विश्व में इसका जो संचालन है वो भारत से ही होता है। जी। भारत में ही इसकी वार्षिक मीटिंग्स होती हैं, और भारत में ही ये तय होता है कि पूरे विश्व में अब क्या नया हम लोग कुछ करने के लिए, हमारे पास क्या नई योजना है, वो हर साल एक मीटिंग भारत में ही होती है। तो विदेश से ऐसा इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस्कॉन मंदिर मतलब एक ये धारणा कह लीजिए, या एक लोगों के अंदर ये रहती है कि इस्कॉन मंदिर यहाँ से पैसा इकट्ठा करता है और विदेश में भेजता है। ये अभी हमें काफी सामना करना पड़ रहा है पिछले काफी दिनों से। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन अपने शिष्यों को सौंपा था, तो उन्होंने एक लॉ बुक बनाई थी, जैसे जैसे हम जीबीसी अमेंडमेंट्स बोलते हैं। तो उस लॉ बुक में श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट ये कह दिया था कि हर मंदिर ऑटोनॉमस होगा, हर मंदिर अपना खर्चा खुद उठाएगा। इस्कॉन के पास कोई सेंट्रलाइज फंड नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई सेंट्रलाइज फंड नहीं है। हर मंदिर को अपनी व्यवस्थाएं खुद उठाना होती हैं, और कोई मंदिर किसी दूसरे मंदिर को किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, ये कैसे आई वो उसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस्कॉन का हर मंदिर अपने खर्चे खुद उठाता है, और किसी अन्य मंदिर को कुछ भी नहीं देता है। इवन जैसे मैं दो मंदिर अगर हैंडल कर रहा हूँ, जैसे विदिशा और गंज बासुदा, तो गंज बासुदा का फंड विदिशा नहीं जाएगा, और विदिशा का फंड जो है गंज बासुदा नहीं आएगा। तो ये क्लियर है। अभी आपने गंजवासुदा का जैसे नाम लिया, तो यहाँ पे भी आपके मंदिर निर्माण की कोई योजना है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे एक राजेश माथुर जी हैं, वो अपना एक प्लॉट भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। हम यहाँ एक वैदिक कल्चर सेंटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो सबसे जो एक आवश्यकता महसूस की जा रही है, वो ये की जा रही है कि आधुनिक समाज को समझाने के लिए आधुनिक भाषा में वैदिक ज्ञान दिया जाए। तो हम लोग कुछ ऐसे बच्चे तैयार करेंगे वहाँ पे, जो अपना दैनंदिन की आवश्यकताएं जो है वो अपनी जॉब और उससे पूरी करेंगे, लेकिन साथ के साथ वो वैदिक प्रचारक भी रहेंगे, वैदिक ज्ञान के योद्धा रहेंगे, जो वैदिक ज्ञान को वापस अपने पुराने वैभव में लौटा के लाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस्कॉन के लोगों को किसी आईटी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट आईटी इंस्टीट्यूट में या कोई कॉलेज में उद्बोधन के लिए नहीं बुलाता। यदि बुला लेता है
तो पता चलता है कि आप लोग वहाँ से जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आईआईटीज़ में हम लोग बैन हैं और अन्य कॉलेजेस में भी हम बैन हैं। हुँ, इसलिए बैन है कि आईआईटीज़ और जो अन्य संस्थान हैं, हालाँकि मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, हुँ, उनका एक बना-बनाया ढर्रा है। हुँ, वो लोग 10 टू 6 आवर्स के लिए वो लोग मैनेजर्स तैयार कर रहे हैं हुँ, हुँ, और वो उनकी आर्थिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके जो मन में प्रश्न घुमड़ते हैं या उमड़ते हैं या फिर उनकी जो मेंटल भूख है, हुँ, हुँ, आपने मतलब जो फाइनेंशियल उनको बहुत आपने एबल बना दिया, लेकिन जो उनकी मेंटल जो उनको मेंटल आवश्यकता है, जो उनके प्रश्न हैं, उनको जब वो अ, सुनने के लिए कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए, तो वो तो उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही इस्कॉन डिवोटीज वहां जाते हैं हुँ, और हमारे लिए कहा जाता है कि हम ब्रेन वॉश कर देते हैं, हुँ। तो तो ऐसा डेफिनेटली है कि ब्रेन वॉश कर बिल्कुल हम देते हैं ब्रेन वॉश कर ही रहे क्या? हैं। जो भौतिकता का धूल आपके दिमाग में चढ़ गया है, उसे हटाना ही है और आपको ये दिखाना है कि अंततः हमारा जो कल्चर है हुँ, हुँ। वो महत्वपूर्ण है और उस कल्चर में रहते हुए हम अपने परिवार को भी हाँ, पालित पोषित कर वही मैं सकते हैं। पूछना चाह रहा था कि यदि कोई डिवोटी हो जाता है हम्म, इस्कॉन के प्रति, हम्म। तो क्या वो सांसारिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में जो है अपना दायित्व नहीं निभा सकता क्या? ना, वो और ज़्यादा अच्छे से अपने दायित्वों को निभाएगा। जैसे मेरा अपना उदाहरण, मैं इस्कॉन में फुल टाइम आने से पहले लगभग 17 सालों तक मैंने एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब किया और बहुत अच्छा सैलरी मैंने उठाया। हुँ, हुँ। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैं अपने परिवार के लिए इतना कर चुका हूँ कि अब मैं समाज के लिए अपने जीवन को देता हूँ, तो लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी मेरी। हुँ, पहले मैंने परिवार के लिए किया, अब समाज के लिए करूँगा। तो इस्कॉन के यूथ्स को तो हम ये सिखाते हैं कि अन्य यूथ्स के लिए आप एक उदाहरण बनिए, हुँ, हुँ, क्योंकि यद्यद आचरति श्रेष्ठस्त देवेतर जना स यत् प्रमाणम लोकस्तद अनुवर्तते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं हुँ, कि दुनिया में जो श्रेष्ठ लोग हैं, हुँ। वो अगर जो आचरण करेंगे उसको लोग फॉलो फॉलो करेंगे। करेंगे वो। तो हुँ, अगर आईआईटीएन एक आध्यात्मिक जीवन को जीते हुए अपना जॉब कर रहा है, हुँ, हुँ, उसको अन्य लोग फॉलो करेंगे। हुँ। तो ये एक भ्रांति है कि हम लोग ब्रह्मचारी बना देते हैं या सन्यासी बना देते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने घर परिवार परिवार का भी में दायित्व अपना निभा सकते हैं। निभाना ही चाहिए। हुँ। एक और बात पूछ रहा था कि चूँकि आपने आधुनिकता की बात कही है और साथ ही आप भी देख रहे होंगे कि समाज में एक धर्मांतरण कहें, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में दिखाई दे रहा है। कई लोग जो है, जो कई धर्म के लोग, कई पंथ के लोग जो है उनको अपनी ओर मोड़ने के लिए कोई लालच दे के करता है, कोई तलवार की दम पे करता है। तो हमारी संस्था ऐसे क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी जो भोले भाले लोग होते हैं, मतलब वो हैं हिंदू ही और हम्म, बहुत भोले भाले लोग होते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से ये जादू दिखा के और उनको हम्म। भ्रमित करके अपनी ओर मोड़ लेते हैं। तो वो उससे समाज का बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। तो उस दिशा में भी आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं क्या कि जिससे कि वो कन्वर्ट ना हो और सनातन के प्रति जुड़े रहें और भगवान के प्रति उनकी आस्था बनी रहे? हाँ, बिल्कुल। इस्कॉन इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी है। देखिए, अभी है ना, जो आप जिस समस्या को बोल रहे हैं, वो समस्या सिर्फ धर्मांतरण तक नहीं है। हुँ, अब वो नास्तिकवाद भी आ गया। नियो बुद्धिस्ट करके एक नया अभी एक वो चल रहा है हुँ, हुँ, आंदोलन। तो उस नियो बुद्धिस्ट में वो लोग आदिवासियों को जाके बोलते हैं कि आर्य लोग तो बाहर से आए हैं, हुँ, जर्मनी से आए हैं। आप यहाँ के मूल निवासी हो, हुँ, आप आर्यों के भगवान को क्यों मानते हो? हुँ, और आप प्रकृति के पूजक हो। हुँ, हुँ, और ये जो सनातन संस्कृति है, वो तो आपको अपनी मूल प्रकृति से हटा रही है। हुँ। तो इतने सारे अभी हमें चैलेंजेस को फॉलो करना पड़ रहा है। क्रिश्चियनिटी से एक अलग ही, क्योंकि आपने कहा कि हुँ। कुछ धन का लालच देके नहीं, वो या तो उनके उनके वो जैसे मेरे ऐसा नहीं है, मैं कई क्रिश्चियन लोगों से भी बात करता हूँ, मित्र हैं वो मेरे, हम्म, तो वो स्पष्ट कहते हैं कि आप लोग नहीं करते इसमें आपकी गलती है। हम्म, हमारा शास्त्र बताता है, बताया जाता है कि करना है तो हम करते हैं। डेफिनेटली। तो वो अपनी बात पे देखिए, चाहे इस्लाम की बात करें हम, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करें, उनके तो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं।
वो अपने कॉन्सेप्ट पे बराबर ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, हम लोग हम नहीं लोग कर पालन रहे नहीं कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। हमारी और ये वो गलती। कहते भी हैं कि भाई ये आप लोगों की गलती है ना, आप कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, हम्म आप कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं। तो इस्कॉन इस विषय में अभी हमारा एक मिनिस्ट्री है, ट्राइबल प्रीचिंग मिनिस्ट्री। तो हम ट्राइबल्स के बीच में प्रीचिंग कर रहे हैं, उनका शिक्षा का स्तर में वृद्धि कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुखद ये है कि जिन लोगों की शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है, जो IITians हैं, IIM के स्टूडेंट्स हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट्स में पढ़ रहे हैं, वो हमारे मूल सिद्धांत जो सनातन के सिद्धांत हैं, हमारे बच्चे ही उससे दूर उससे हो रहे भटक जाते हैं। तो उसका प्रभु जी, उसका कहीं ना कहीं कारण मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा दृष्टिकोण है, हो सकता है गलत भी हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस संस्था में आप अपने बच्चे को नर्सरी से डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उस संस्था के गुण उसके अंदर आएंगे, डेफिनेटली। ठीक है। अब आप देखिए आज के जितने भी पेरेंट्स हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्रिश्चियन स्कूल। हाँ किस लिए? सिर्फ इंग्लिश के लिए। हाँ और ये वो भूल जाते हैं कि वो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो हम्म, किसी दूसरे स्कूल में भी सीखी जा सकती है। बिल्कुल लेकिन संस्कृति, इंग्लिश तो सीखी जा सकती है कहीं भी, लेकिन संस्कृति कहीं भी नहीं सीखी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। और पूरा जो समाज अभी हमारा है, वो संस्कृति सिखाने से ज्यादा इंग्लिश सिखाने पे जोर दे रहा है। और वो जो जब जोर देता है, तो वो अपना आने वाला समय खुद ही अपने आप खराब कर लेता है। बिल्कुल कैसे कर लेता है? अब बच्चे को आपने नर्सरी से आपने जिस जगह डाला है, उसके संस्कार आते 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 वो ऊपर तक, अच्छा फिर उनके सपने बड़े हो जाते हैं कि ये बनेगा, ये बनेगा, विदेश जाएगा, तो वो चला जाता है, फिर वहीं की वहीं कहानी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया, बच्चा क्या बिगड़ गया, गलती तो हमने की है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अभी अभी भारत में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, पेड ओल्ड एज होम खोलने का। हाँ, तो ये सर, ये मतलब ये संस्कृति ये क्या भारत की थी क्यों क्या? नहीं, हमारी संस्कृति ये थी कि मैं माता पिता के साथ रहता हूँ, हाँ, हम माता पिता के आश्रय में रहते हैं। अब माता पिता हमारे आश्रय में रहते हैं। वो नहीं रह रहे हैं, वो भी नहीं वो रह भी रहे नहीं रह हैं, रहे वो भी नहीं रह रहे हैं। अब पेड जो ओल्ड एज होम आ रहा है, और बेटा वहां से विदेश से या कुछ पैसा भेज देता है और वो कहता है कि यहीं सुविधा से रहो आप भारत में। और पेरेंट्स को तब बुलाया जाता है जब उनके घर में, क्योंकि वहां पे आया बाई मिलती नहीं है, तो उनको इसलिए बुलाया जाता है कि वो आके बच्चों को पालने के लिए, बेबी सिटिंग बेबी सिटिंग के लिए, और babysitting आया करेंगे, आया के रूप में उनको बुला लेते हैं उनको वहाँ, बुला लेते हैं। और पेरेंट्स यहाँ इतने खुश हैं कि बेटा अमेरिका बुला रहा है। अमेरिका में। और अभी अभी छोटे शहरों की तो विडंबना ये है कि बच्चे ना विदेश भी नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में जाके रह रहे हैं, और उनके पेरेंट्स अपने घर छोटे में छोटे गांव में रह रहे हैं। अकेले घर में रह रहे हैं। हाँ, तो जैसे मैंने एक लिखा था कि पिता कल भी अकेला था, हाँ, पिता आज भी अकेला है। परिवार गांव में रहता था, पिता शहर में रह के पालन पोषण करने के लिए शहर जाता था। आज परिवार शहर में है और पिता गांव में है, उनका पालन पोषण वहां कर रहा है वो। क्या बात है, क्या बात है। तो ये संस्कृति का हमारा जो है, ये संस्कृति का हमारा जो निम्नतम स्तर पे हमारी संस्कृति आ गई है, उसके उच्चांक तक, उच्च पद तक अब वो हमें ही ले जाना, आपको, हमें हमें इन बच्चों को इस ढंग से ट्रेंड करना है कि वो अपने पेरेंट्स को भगवान का दर्जा प्रभु जी, मेरे को जहां तक लग रहा है कि सभी लोग मतलब बच्चों को दोष देते हैं, मेरा इस जगह एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। मैं बच्चों को दोष नहीं देना चाहता, मैं अभी उन अभिभावकों को दोष देना चाहता हूं कि जो अभी मतलब 2010 के बाद की स्थिति कहें या 2005 के बाद की स्थिति कहें, तो वो जो नए पेरेंट्स बने हैं, और या 2000 की बात करूं मैं, वो जो पेरेंट्स बने हैं, वो पेरेंट्स जो है ना कहीं मिसगाइड हैं। और वो मिसगाइड होने के कारण ना तो वो सनातन के प्रति समर्पित हो पा रहे हैं, और ना अपने बच्चों के करियर के प्रति समर्पित हो पा रहे हैं। भारत सरकार, चूंकि मैं किसी पार्टी की उस पर नहीं कह रहा हूँ, कुछ सरकारें कोई भी हो, वो अपना प्रयास ये करती हैं कि हमारे देश की जो जनरेशन है वो देश की उन्नति में सहयोग भागीदारी करे। तो भारत सरकार बहुत सारी योजना ऐसी लाती है कि ये जो युवा पीढ़ी है वो उसको रोजगार से लगाया जा सके, और रोजगार से लगा करके उनके कैरियर को बहुत अच्छा बनाया जा सके। लेकिन एक मानसिकता ये बन गई है कि बस पढ़ाना है और कैरियर बनाना है, और कैरियर क्या, कैरियर का मतलब जॉब होता है। हाँ। और जॉब का मतलब होता है हैदराबाद, पुणे जैसा आपने कहा, वो होता है, और उसके बाद सीधा सीधा विदेश होता है। बिल्कुल ये देश के प्रति जो भाव होना चाहिए था, समाज के प्रति जो दायित्व होना चाहिए था, या जो हमारी संस्कृति कहती है कि हमने जो समाज से लिया है तो हमें समाज को वापस भी करना है,
तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कहीं न कहीं छूट रही हैं। मिसिंग है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। बच्चों की गलती नहीं है, गलती वो 80s वाली, उसके भी पहले वाली पहले पीढ़ी वाली की है हुँ, कि 80s के जो दशक में जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनके लिए माता-पिता उस समय में करियर कॉन्शियस हो गए हुँ, और वो करियर कॉन्शियस हुए, वो लोग पढ़ गए, उसके बाद वो बाहर चले गए। उसके बाद अब जो हो गया है, हुँ, अब वो एक नया, क्योंकि उन्होंने अपनी जड़ें छोड़ दी थी। हुँ, वो हुँ, गाँव छोड़ दिए, छोटे शहर छोड़ दिए। हुँ। तो उनको एक वैराग्य तो शुरू से ही आ गया था, अब एक दूसरा वैराग्य उन्हें आ गया कि देश के प्रति भी कोई राग नहीं रह राग गया। नहीं। अभी अभी पता चला है कि 8-9 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया। मतलब आप ये देखिए कि आपने जिस देश की मिट्टी से हुँ, पोषण लिया, हुँ, पले-बड़े, भले ही चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े-बड़ी आप जिस भी मुकाम पे पहुँचे, जिस देश पे पहुँचे, हाँ, आप कह रहे हैं वो देश रहने लायक नहीं बचा है और हम ये विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, मतलब कितनी हास्यद बात है ये हुँ, हुँ। कि यार जिस देश से तुम पल-बढ़ के ऊपर उठ गए हो, अब तुम्हें वो देश ही बेकार लगने लगा है। हाँ, ये मतलब ये सुन के मैंने जब ये न्यूज़ सुनी, तो मुझे अपने आप में ये लगा कि यार कैसे लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि हम हाँ, ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि हम कुछ दिन जा रहे हैं कि और कुछ दिन अर्न करके आएँगे और हम लौट के भारत में अपना भारत में करेंगे। आके काम। ये बात तो कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब हमें ये देश रहने लायक नहीं बचा है। यार जब कुछ नहीं था तब ये देश रहने लायक था। हाँ, नहीं, एक्चुअल इसमें उम्मीद की किरण भी है। जैसे जोयो के संस्थापक हैं, हुँ, हुँ। 40,000 हाँ, नो डाउट सही बात है। 40,000 करोड़ की कंपनी है, हाँ। विदेश में उनका बिजनेस है, लेकिन वो एक छोटे गांव में छोटे गाँव में अपने रहते आप को हैं। एस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो कुछ अच्छा भी हो रहा है। हुँ, कई हुँ। सारे बच्चे अभी जो है वो प्राकृतिक सस्टेनेबिलिटी पे कुछ स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो अब हमें है ना उन्हीं लोगों को प्रमोट करके और नए बच्चों को ये दिखाना है कि ये देश ने आपको जो दिया है, उसे लौटाने की प्रवृत्ति जो है वो हमें उनके अंदर लाना बिल्कुल पड़ेगा। सही बात है। बचपन से उनके अंदर वो प्रवृत्ति हमें विकसित करना पड़ेगी। तो इसमें गलती बच्चों की नहीं है, मैं फिर से आपकी बात को दोहरा रहा हूँ। तो ये ठीक है कि अब हम तैयार करें उनको। तो इस्कॉन उस विषय में कर रहा है काम। मतलब हम लोग यूथ्स के बीच में जाके जो वैदिक ज्ञान है वही हमारी मूल संपत्ति है और वहीं से सारे सद्गुण आते हैं। तो हम उनको वो दे रहे हैं, तो सद्गुण जो है उसका बाय प्रोडक्ट है वैदिक ज्ञान का। जी। तो जब अगर वो वैदिक ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो सद्गुण उनके अंदर अपने आप आ जाते हैं। एक और बात थी प्रभु जी, सनातन धर्म और इस्कॉन दो अलग-अलग हैं या एक ही है? सनातन धर्म का संवाहक है इस्कॉन। सनातन धर्म को दुनिया के कोने-कोने तक ले जाने का एक माध्यम है इस्कॉन। ये अलग नहीं है। सनातन धर्म की एक शाखा है जो आंग्ल भाषा में और हर देश के अलग-अलग भाषाओं में वो प्रचार, जैसे अभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए तो उन्हें एक रशियन भगवत गीता दी गई। हाँ। लेकिन ज्ञान तो वो सनातनी है। हाँ। भाषा रशियन थी। नहीं, वो तो लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है। इस्कॉन उस लेवल पे काम कर रहा है अभी। तो ये सनातन के लिए ही काम कर रहा है। इस्कॉन सनातन के लिए काम नहीं कर रहा है, सनातन संस्कृति का ही एक अंग पार्ट है वो। बहुत बढ़िया, आज आपसे बहुत सारी चर्चा इसमें हुई और फिर इसी टॉपिक को लेकर और देश को और जोड़ने के लिए और हम क्या कर सकते हैं अपनी ओर से, हम हमारे अपने हिस्से की धर्म के माध्यम से जागृति कैसे ला सकते हैं, हम आपको पुनः बुलाएंगे। मेरे को अच्छा लगेगा जब आप अगर पुनः मुझे आमंत्रित करेंगे। जी। ये थे हमारे साथ इस्कॉन के डिवोटी और सर्वसाक्षी जी। इनसे आज बहुत सारी बातें हुई और अगले अंक में फिर हम एक बार इनको फिर बुलाएंगे और आपके जो मन के प्रश्न हैं उनसे फिर पूछेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्ण।